आज हम लोग स्टॉक और फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्ज़ाम में भी कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। तो लेट्स सी स्टॉक क्या होता है। सबसे पहले हम यही से शुरुआत करते हैं। The concept of stock and flow are used frequently in macroeconomics. Some of the macro variables related to stock while other relate to flow. Therefore, it is important to understand that their meaning so that variable can be categorized as stock or flow. यहाँ बात वेरिएबल की होती है और वेरिएबल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स सी स्टॉक वेरिएबल refers to that variables which is measured at a particular point of time. कहने का मतलब वेरिएबल से है स्टॉक के वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब जो चीज़ें चेंज होती रहती थी, बदलती रहती है, डेट इज़ द वेरिएबल्स। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी वेरिएबल्स को मेज़र करते हैं तो उससे हम स्टॉक कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2016। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। कहने का मतलब ये है ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेज़र किया जाता है। इसमें कुछ और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल वेल्थ हो गया, नेशनल कैपिटल हो गया, मनी सप्लाई होगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टॉक की कैटेगरी में आती हैं। स्टॉक का वैसे हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ा करते थे उसमें भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि स्टॉक क्या होता है, और यहाँ पे भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं हम लोग फ्लो पे। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ तक बात फ्लो की है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लो, दिस इज द ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक लंबा स्पैन चलता है और उसके बीच में हम लोग फ्लो को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2017। अगर प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का 2017 में तो उसकी जगह अगर हम बात करेंगे तो डैट इज़ रिलेटेड विद द फ्लो। इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं जनरली स्टॉक और फ्लो के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में आते हैं। तो लेट्स सी ये क्या है। कहता क्या है कि स्टॉक वेरिएबल्स रिफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये वो वेरिएबल होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है। जबकि फ्लो वेरिएबल्स रिफर टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है। टाइम डायमेंशन की, तो इट डज़ नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन और इट हैज़ ए टाइम डायमेंशन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो आप अगर सिर्फ इतना ही लिखेंगे, बेसिस भी अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में, तो डैट्स अनफ। यहाँ तक अगर आप चाहें तो इट हैज़ ए टाइम डायमेंशन यहाँ तक लिख के आप छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आज लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ये तीसरा पॉइंट है। और यहाँ पे चौथे में इसने कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, या यूँ कह लें कि हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़िए तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझिए और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते चलिए कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ गया तो हम क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ये बताता चलो कि एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप क्या उसमें स्किप कर सकते हैं, क्या आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, हो सकता है कि आप इस पॉइंट को भूल जाएँ या आपको ये पॉइंट याद ना हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी के 3 पॉइंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आप ये 6 पॉइंट लिखते हैं, 3 इसके और 3 इसके, तो डैट्स एनफ, बहुत है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो 2 होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो रियल फ्लो के बारे में जो बात होती है वो होती है कि रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यहाँ एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, इनके बीच में जो फ्लो होता है डैट इज कॉल्ड द रियल फ्लो।
इस बात को ध्यान रखना है, इनके बीच में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विस की यहाँ बात हो रही है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ भी फैक्टर सर्विस की बात होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती है, तो वहाँ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चार बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को रन कराने के लिए कंपलसरी हैं। अगर ये चार नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी को रन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर सर्विस होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यहाँ जैसे इसने लिखा भी है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज भी कहीं लिखा जाता है, कहीं एंटरप्रेन्योर भी लिखा जाता है। ये फैक्टर सर्विस फर्म को मिलते हैं और फर्म इसके बदले हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देता है। हाउस होल्ड कौन? तो ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम बनाने से चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं और इकोनॉमिक्स में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम बनाएं। अगर कुछ डायग्राम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आप ज़रूर बनाएं, इससे मार्क्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल फ्लो, इसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। मनी फ्लो refers to that flow of factor of payment from firm to household for their factor services and corresponding flow of consumption extended from household to the firm for purchase of goods and services produced by the firm। कहने का मतलब ये है कि जब मनी का फ्लो होता है, मनी का मूवमेंट होता है इनके बीच में, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में, तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो यही देखने को मिलता है कि यहाँ पे मनी नहीं है और यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए इसे मनी फ्लो कहते हैं और इसे रियल फ्लो कहते हैं। और हाउस होल्ड से फर्म के पास क्या जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किस चीज़ का कंजप्शन, गुड्स और सर्विस का। और फर्म से हाउस होल्ड के पास क्या आता है, तो फैक्टर पेमेंट, दैट इज़ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसा इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, इस लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो इस तरीके से फैक्टर सर्विस के बीच के बदले फैक्टर पेमेंट मिलता है हाउस होल्ड को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि व्हाट इज़ रियल फ्लो, व्हाट इज़ मनी फ्लो। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंसेस हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा कि मनी फ्लो का ही हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में कि मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो एक ही है या फिर ये दोनों अलग हैं। और उसी तरीके से रियल फ्लो एंड फिजिकल फ्लो ये बहुत एक मैटर करता है। ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके साथ साथ जो अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। इस तरीके से जो सेक्टर वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है। एक तरफ हाउस होल्ड रखना है, एक तरफ फर्म रखना है, ये 2 सेक्टर कहलाता है। उसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है फैक्टर पेमेंट का जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाएगा, और एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर का बनाना है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज का जो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है। दूसरा एक हमें डायग्राम बनाना है गुड्स एंड सर्विसेज का जो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है, और दूसरा फैक्टर सर्विस का जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का जो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है। बस इतना ही हमें बना देना है। ये हमारा होता है सर्कुलर फ्लो इन ए सिंपल इकोनॉमी या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ये एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आता है वो यहाँ पे है हमारा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ फिनेंशियल मार्केट। अगर कभी इस तरीके का देता है तो यहाँ हमें एक फिनेंशियल मार्केट को इन्वॉल्व कर देना होगा।
हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट की तरफ सेविंग आती है और फर्म से भी फाइनेंशियल मार्केट की तरफ सेविंग एंड बोरोइंग आती है। फाइनेंशियल मार्केट में आप बैंकिंग को रख सकते हैं, इसके साथ साथ आप इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, चाहे दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आप उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मान के चला जाता है, एक एजम्पशन है कि हाउस होल्ड जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में सेविंग के पर्पज़ से आता है, क्योंकि फर्म जो है वो सेविंग एंड बोरोइंग दोनों पर्पज़ से आता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम में आ जाता है तो। बट वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, ये 3 सेक्टर इकनॉमी नहीं है, ये 2 सेक्टर इकनॉमी है विथ फिनेंशियल मार्केट। जो लेकिन जो इससे पहले वाला था वो था 2 सेक्टर इकनॉमी विदाउट फिनेंशियल मार्केट। अब सर्कुलर फ्लो इन ए 3 सेक्टर इकनॉमी ये कैसा होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए 3 सेक्टर इकनॉमी। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब 3 सेक्टर इकनॉमी को और 4 सेक्टर इकनॉमी को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 सेक्टर इकनॉमी और 4 सेक्टर इकनॉमी को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।